नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्रीन मैन्योर। इस यूनिट का जो लास्ट बचा है वो है ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद। कृषि में ग्रीन मैन्योर उस सहायक फसल को कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ग्रीन मैन्योर होता क्या है ना। तो ग्रीन मैन्योर के लिए क्या किसको कह रहे हैं हम कि ऐसी हरी खाद या ग्रीन मैन्योर उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसके हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है और हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। यानी कि ये जो ग्रीन मैन्योर है इसको हम खेतों में मिलाते हैं। खेतों में किस तरह से मिलाते हैं उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो ये ग्रीन मैन्योर क्या करती है, भूमि के पोषक तत्वों को बनाए रखती है, भूमि में पोषक तत्वों की कमी को नहीं होने देती और उपजाऊ शक्ति भूमि की बढ़ती है इस ग्रीन मैन्योर के कारण। तो अब हमको ये ग्रीन मैन्योर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मृदा के लगातार दोहन से, मतलब हम बार बार भूमि में खेतों में फसल लगाते हैं तो उसके कारण, और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और इन सब का उपयोग करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि भूमि में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो भूमि में पहले से मौजूद है वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और इनकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हम आजकल हरी खाद का उपयोग करें। तो इसका एकमात्र विकल्प हमको हरी खाद ही दिखाई देता है। तो हरे पौधे जैसे, अब ये क्या है, तो हरे पौधे जैसे दलहनी पादप और अन्य फसलों के भाग, दलहनी पादप और कुछ दूसरे पादप हैं जिनको हम क्या करते हैं, पुष्पन के पहले, मतलब उन पौधों को खेतों में लगाते हैं जहाँ पर हमको अभी थोड़े समय के बाद फसल लेनी है। तो उस खेत में हम इन पौधों को लगा देते हैं और उनको पुष्पन से थोड़ा पहले या पुष्पन होने के तुरंत बाद वहीं पर पौधों को जब उन पौधों को लगा देंगे तो उसके बाद जब उनमें पुष्पन हुआ या फिर कुछ पौधों को पुष्पन होने के तुरंत बाद वहीं पर मृदा की जीवांश की मात्रा को बढ़ाने के लिए खेतों में ही दबा दिया जाता है। मतलब उनको हल चला के खेतों में दबा दिया जाता है उन पौधों को। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं खेतों में हरी खाद देना। तो ग्रीन मैन्योर के जो उपयोग से भूमि में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है और दूसरा मृदा की फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल स्थिति में सुधार होता है। वातावरण तथा भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कम लागत, किसान को लागत भी कम लगती है और हरी खाद जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। अब ये फंक्शन किस तरह से करती है यहाँ पर, तो जो ग्रीन मैन्योर है वो सॉइल इम्प्रूवमेंट और सॉइल प्रोटेक्शन के अलावा बहुत सारे काम करती है। जैसे कि हरी खाद के रूप में हम किसको उपयोग में लेते हैं, हरी खाद के रूप में ज़्यादातर लेग्यूमिनस पादपों को उपयोग में लिया जाता है, जैसे क्लोवर है, वेच है, इस तरह के पौधों को उपयोग में लिया जाता है। अब इन पौधों का उपयोग क्यों किया जाता है ग्रीन मैन्योर के रूप में, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि लेग्यूमिनस पादप जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये, और ये वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पादपों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये लगभग 40 से 200 पाउंड पर एकड़ तक नाइट्रोजन को सॉइल में रिलीज़ करते हैं। तो इनके द्वारा जो नाइट्रोजन पौधों में नाइट्रोजन जो जब हम इनको पादपों को भूमि में मिला देते हैं, तो ग्रीन मैन्योर के लिए इन लेग्यूमिनस पादपों को जब हम उगाकर और भूमि में ही मिला देते हैं तो ये जो नाइट्रोजन इन बैक्टीरिया के द्वारा
स्थिरीकरण किया गया, उस नाइट्रोजन का क्या होगा कि वो हमने उनको दबा दिया तो सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, वहाँ भूमि पर ही रह गए, और पौधे का जो ग्रीन पार्ट है वो भी हमने भूमि में ही दबा दिया था, तो वो सारा वहीं पर भूमि में ही रह गया। अब उस मृदा में जब हम उस खेत में जब हम अगली फसल लगाते हैं तो ये जितनी भी नाइट्रोजन वहाँ उपलब्ध है, उस नाइट्रोजन का 40 से 60% भाग उस फसल को मिलता है। तो इतनी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है जिससे कि वहाँ पर हमको किसी तरह से यूरिया फर्टिलाइज़र या दूसरे फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन के लिए उपयोग में नहीं लेना पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं, ये जो यहाँ पर एक ये टेबल देख रहे हो आप, टेबल दिख रही है, ये टेबल में कि जो स्वीट जो क्रॉप 4 तरह की क्रॉप ली हुई है और इसके अंदर उनके बायोमास के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि कितनी नाइट्रोजन वो पर एकड़ में फिक्स कर सकते हैं। तो कुछ पौधों के नाम हैं और उनके द्वारा फिक्स की गई नाइट्रोजन कि कितनी नाइट्रोजन वो पर एकड़ में फिक्स कर देते, कितने पाउंड नाइट्रोजन पर एकड़ फिक्स की जाती है उनके द्वारा। तो ये जो अब ग्रीन मैन्योर के जो फंक्शंस है मृदा के लिए, तो कुछ इस तरह से है कि जो ग्रीन मैन्योर है वो सॉइल की अल्कलिनिटी या हायर पीएच को कम कर देती है। किस तरह से कम करती है कि यहाँ पर ये ह्यूमिक एसिड और एसिटिक एसिड बनाकर ये अल्कलिनिटी को, सॉइल की अल्कलिनिटी को या उसके हायर पीएच को कम कर देती है। कवर क्रॉप को मृदा में मिलाने से, ये जो हम जिस क्रॉप को उगाते हैं इसको हम कवर क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ऊपर जो ग्रो हो जाती है उसको भी हम भूमि में मिला देते हैं तो इसको कवर क्रॉप कहते हैं। कवर क्रॉप को जब हम मृदा में मिला देते हैं तो उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट का उपयोग उस मृदा में उगाई जाने वाली फसल के द्वारा किया जाता है। कवर क्रॉप के द्वारा सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने से सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सघनता बढ़ती है और ये मृदा में उपस्थित प्लांट मटेरियल का डिग्रेडेशन करते हैं। तो जो डिकम्पोज़र जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय हो जाते हैं और उसमें जो प्लांट मटेरियल जो हमने मिट्टी में दबा दिया है उनको, उनके अंदर जो फ्रेश मटेरियल मतलब जो मृदा में ये जो बैक्टीरिया है ये फ्रेश मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसके कारण जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उनका रीइनकॉर्पोरेशन हो जाता है सॉइल में, ताकि वो प्लांट के द्वारा ग्रहण की जा सके। और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो कुछ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि ये जो मिनरल्स हैं जो कवर क्रॉप को हमने दबाया उसमें जो उपस्थित मिनरल्स हैं ये सारे सॉइल में मिल जाते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने के साथ, यहाँ पर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है उसके साथ ही साथ, मतलब ग्रीन मैन्योर जब हम खेतों में देते हैं तो उसके साथ ही साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने के साथ जो फंगल माइसीलियम है उनकी भी वृद्धि होती है। और ये फंगल माइसीलियम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, और साथ ही में विस्कस मटेरियल भी यहाँ पर बनता है जो कि सॉइल हेल्थ के लिए लाभदायक होता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को भी बढ़ाता है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बायोमास का प्रतिशत बढ़ने से सॉइल कैरेक्टर जैसे इन्फिल्ट्रेशन है, रिटेंशन है, एरेशन है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इन सभी में इम्प्रूवमेंट होता है। एरेशन के बढ़ने से ग्रीन मैन्योर पादपों की जड़ें आसानी से कॉम्पैक्ट सॉइल में भी भूमि के अंदर तक जा सकती है। ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से डिकम्पोजिशन रेट बढ़ता है और कुछ ग्रीन मैन्योर की क्रॉप्स की रूट सिस्टम गहराई तक जाती है, जिससे गहराई तक जाने से गहराई से वो मिनरल्स का अपटेक करती हैं और जो उथले जड़ों वाले जो पादप होते हैं वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर रूट सिस्टम जो गहराई तक जाता है वो उन मिनरल को अपटेक कर सकते हैं। तो कॉमन कवर क्रॉप जैसे बकवीट, वीड की ग्रोथ को, मतलब जो खरपतवार उन खेतों में लग जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को भी ये, जब कवर क्रॉप को मिट्टी में मिला दिया जाता है तब वहाँ पर जब हम अगली बार फसल लगाते हैं तो वहाँ पर जो वीड लग जाती है, जो खरपतवार लग जाती है उस फसल के साथ, उनकी ग्रोथ को भी वो रोकती है। और ये कार्य डीप रूटिंग वाले पादपों के द्वारा इफ़िशिएंट रूप से
किया जा सकता है। फिर कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप को फ्लावरिंग के बाद सॉइल में मिलाया जाता है, तब ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को आमंत्रित करते हैं। जब इनमें फ्लावरिंग आ गई और फ्लावरिंग के बाद जब हम इनको मिट्टी में मिलाते हैं तो उस समय तक वो पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं पादप। तो पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है, वो इंसेक्ट को आमंत्रित करते हैं और ऐसे इंसेक्ट को आमंत्रित करते हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह काम करते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड की तरह। मतलब वहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल, या कह लो हम कि एक इंसेक्टिसाइड की तरह ये काम करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड के उपयोग को भी ये इंसेक्टिसाइड का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, वहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं फसल को ख़राब करते हैं तो उनको हम इस तरह से रोक सकते हैं। तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में भी ये ग्रीन मैन्योर का काम होता है। इसके द्वारा इरोजन को कम किया जाता है और जैसे पोटैटो प्लांट्स में होने वाली जो वर्टिसिलियम विल्ट नाम की जो डिसीज़ होती है उसको भी ग्रीन मैन्योर के द्वारा कंट्रोल में किया जाता है। इस प्रकार ग्रीन मैन्योर का खेती में उपयोग करने से केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के उपयोग को कम किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम कि न्यूट्रिएंट क्रिएशन क्या होता है। तो ग्रीन मैन्योर को सॉइल में मिलाने से सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट किस तरह से ये क्रिएट करते हैं ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर को जब सॉइल में मिलाते हैं तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है और ऐसे न्यूट्रिएंट के रूप में किया जाता है जिसे पादप के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये क्रिया ज़्यादातर अधिक गर्मी वाले वातावरण में और आर्द्रता की अधिकता में तेजी से होती है। प्लांट मैटर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और वीक एसिड सॉइल में रिलीज करते हैं जो इनसॉल्युबल सॉइल मिनरल को उपयोगी न्यूट्रिएंट में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो सॉइल में कई सारे इनसॉल्युबल मिनरल्स होते हैं तो इनके द्वारा जो वीक एसिड रिलीज़ होते हैं, जो हम कवर क्रॉप को जो दबाते हैं, तो उनसे जो सॉइल में जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल में बहुत सारे ऐसे वीक एसिड्स रिलीज़ होते हैं जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में होगी और वीक एसिड भी रिलीज़ होंगे। तो जिससे क्या होगा कि वो मिनरल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने से प्लांट उनको आसानी से उनका अपटेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि सॉइल में कैल्शियम मिनरल की अधिकता है तब ग्रीन मैन्योर के द्वारा फॉस्फेट कंटेंट अधिकता से सॉइल में जनरेट किया जाता है जिससे वो एक फर्टिलाइज़र की तरह कार्य करने लगता है। फिर मतलब कैल्शियम मिनरल अधिक है तो वहाँ पर फॉस्फेट कंटेंट को अधिकता से ग्रीन मैन्योर के द्वारा फॉस्फेट कंटेंट अधिकता से सॉइल में जनरेट किया जाता है। तो जिससे क्या होगा कि वो एक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के रूप में वहाँ पर एक फर्टिलाइज़र के रूप में वहाँ काम करने लगता है। अब भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि सॉइल में इनका 30:1 का रेशो है तब ग्रीन मैन्योर के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे सॉइल में कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो उस स्थिति में हम डिपेंड करता है कि सॉइल में किस मिनरल की कमी है तो हमको किस तरह के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना होगा या किस तरह के ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मान लो सॉइल के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो 30:1 है, तब हम ग्रीन मैन्योर के रूप में राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेनिंग, मतलब जो प्लांट जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया लगता है, मतलब लेग्यूम्स का उपयोग करते हैं ग्रीन मैन्योर के रूप में, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है वहाँ पर। ग्रीन मैन्योर के लिए मुख्य रूप से कुछ बीन्स हैं, अल्फाल्फा, क्लोवर, ल्यूपिन आदि का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी रूट नोड्यूल में अब इनका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी रूट नोड्यूल्स में अधिक मात्रा में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ग्रीन मैन्योर के रूप में हम किन किन क्रॉप का उपयोग कर सकते हैं, तो लेट समर में ओट्स और राई का उपयोग किया जाता है। बाकी अल्फा प्लांट है जो डीप रूटेड प्लांट होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को गहराई से सतह पर लाते हैं। अल्फा प्लांट जो है वो डीप रूटेड प्लांट है और ये जो
न्यूट्रिएंट है उनको गहराई से सतह पर लेकर आते हैं। बकव्हीट ये टेम्परेट रीजन में उपयोग में आती है और इस तरह से काउपी है, क्लोवर है, फावा बीन है, फेन्यूग्रीक है, इस तरह से वेलवेट बीन है, इस तरह के कई सारे प्लांट्स हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं। फर्न के रूप में हम एजोला को, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एजोला को ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ल्यूपिन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे इतनी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनको उपयोग में लाया जाता है। कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स भी होते हैं, जैसे ब्रासिका की कुछ स्पीसीज़ हैं और सन हेम्प है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इनका उपयोग किया जाता है। टाइफून, ये एक ब्रासिका की स्ट्रॉन्ग टेप रूट के, इसके अंदर ब्रासिका स्पीसीज़ के जो इनके अंदर इस टेप रूट जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हैवी सॉइल को तोड़ने का काम, मतलब टेप रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स निकलती, तो जो हैवी सॉइल है, मतलब हार्ड सॉइल कह लो, तो रूट के फैलने से वो सॉइल जो है वो टूटती है और उसके अंदर एरेशन बढ़ता है, तो जिससे फसल, जब हम उस खेत में फसल लगाते हैं तो उसको फ़ायदा होता है। इसकी हिस्ट्री पे आते हैं हम, तो भारत में ग्रीन मैन्योर का उपयोग कई हजारों साल पहले से होता आ रहा है और इसका विवरण हमको वृक्ष आयुर्वेदा के अंदर मिलता है। अब आजकल जो ग्रीन मैन्योर, और मतलब अभी थोड़े समय पहले से, अभी आजकल हम उसको ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग में लेते हैं, लेकिन उसके पहले भी हमने ये प्रैक्टिस, भारत में इसकी ये प्रैक्टिस रही है कि फॉलो साइकिल या क्रॉप रोटेशन के द्वारा ग्रीन मैन्योर का उपयोग किया जाता है। जैसे एक साल हमने दलहनी फसल को लगाया है खेतों में और उस दलहनी फसल को निकालने के बाद वहाँ पर उनमें से फलियाँ निकाल ली, ऊपर का टॉप का पार्ट निकाल लिया, लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, उनके रूट नोड्यूल्स हैं, वो उसी ज़मीन में रह गए। तो वहाँ पर नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो वो जो नाइट्रोजन है जो राइजोबियम के द्वारा स्थिरीकृत की गई है वो उस फसल को फ़ायदा पहुँचाती है। इसके बाद आते हैं हम कि ये जो ग्रीन मैन्योर है, इसके लिए हमको किस तरह की, मतलब कैसी भूमि के लिए हमको किस तरह की फसल का चुनाव करना चाहिए। तो ग्रीन मैन्योर के लिए ऐसी फसल का चुनाव किया जाता है जिनकी वृद्धि शीघ्र हो और कम समय में हो जाती हो, तथा उसमें जो लीफ लगती है वो संख्या में अधिक हो और वजनदार हो। उर्वरक तथा जल की आवश्यकता कम होती हो और ऐसे प्लांट का उपयोग किया जाता है जिनमें उर्वरक की और जल की आवश्यकता कम होती हो, जिससे कम लागत में अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। खरपतवार को दबाते हुए और ऐसे ग्रीन मैन्योर का उपयोग, ऐसे प्लांट का उपयोग किया जाता है जो कि वीड को दबाते हुए बढ़ते, मतलब वीट की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं और खुद की ग्रोथ ही होती है और विपरीत परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता रखते हों। कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हों। तो ये विशेषताएं जिन फसल में होती है उस तरह के फसल का उपयोग किया जाता है ग्रीन मैन्योर के रूप में। अब ग्रीन मैन्योर की फसल को हम किस तरह से ग्रीन मैन्योर के रूप में खेतों में देते हैं। तो फसल को उगाने के लिए जो कृषि विधि है वो कि कम उपजाऊ और समस्याग्रस्त जो मृदा में इन फसलों को कम समय में अच्छी बढ़वार के लिए दलहनी फसलों में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है पर हेक्टेयर के रूप में, और गैर दलहनी फसलों में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र पर हेक्टेयर में मिलाया जाता है। और ये जो है ये बुआई के समय ही, जब हम इन फसलों के लिए बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही ये डाल दिया जाता है, जो कि काफ़ी लाभप्रद होता है। अब इन फसलों को पड़ती अवस्था में उचित नमी के समय बीज को छिड़क के बो दिया जाता है। जब ज़मीन से हमने फसल ले ली है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तब ये फसल हम लगाते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए, और वहाँ पर उचित नमी के साथ बीज को बो दिया जाता है, छिड़क के बो दिया जाता है, और फिर जुताई
की जाती है वहाँ पर हल चला दिया जाता है। तो मिट्टी पलटने वाले हल से वहाँ पर वो हल चला दिया जाता है मिट्टी पलटने के लिए। और मृदा में 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस फर्टिलाइज़र और 20 से 25 किलोग्राम पोटाश फर्टिलाइज़र पर हेक्टेयर के हिसाब से मिला दिया जाता है। कब? जब बीजों को मिट्टी में हमने हल चला के मिला दिया है। अब यहाँ पर पोटाश जो मिलाते हैं तो उससे क्या होगा कि सड़ने और गलने की क्रिया शीघ्रता से होती है। और अब बुआई करने के बाद ज़रूरत पड़ी तो एक आध बार हमको सिंचाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर 40 से 60 दिन की अवस्था में, जब पौधा 40 बीज लगाने के 40 से 60 दिन तक हम उसको वहाँ पर उस खेत में रखते हैं और उसके बाद वहाँ पर मिट्टी पलटने वाले हल से उसको 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पलट देते हैं। और इसके बाद कुछ दिनों तक खेत को इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से हरी खाद उस खेत में मिल गई और उसको हम मतलब सारा जो ऊपर का फ्लो पार्ट है वो सारा भी हमने ज़मीन में, जो राइजोबियम है वो तो है ही है, और उसके साथ ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है वो भी हमने ज़मीन में मिला दिया है। जो सड़ने गलने से और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है, इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन भूमि में मिल जाती है। तो इस प्रकार का हरी खाद मिला दी जाती है और कुछ दिन तक हमको खेत को इसी तरह से छोड़ देना होता है और उसके पश्चात खेतों में फिर फसल लगाई जाती है। तो इस प्रकार ये ग्रीन मैन्योर भूमि में, सॉइल में, खेतों में मिलाई जाती है और उसके बाद उसमें खेती की जाती है। तो हमको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद।